Welcome to all. So yesterday we were talking about the some specific dynasty जिनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। उसमें थे कारुश वंश और फिर इक्ष्वाकु वंश और हैहय वंश। इस तरीके के कल हम लोगों ने बात की थी। आप देखिए कल हम लोग बेसिकली छोटे छोटे वंशों पर आ गए थे कि हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश में कौन कौन से इम्पोर्टेंट वंश हैं जिस पे हमें बात करनी थी। और हम लोगों ने यहाँ पे कारुश के बारे में पढ़ा था, कारुश वंश का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। फिर इसके बाद में इक्ष्वाकु डायनेस्टी पर हम लोग आए थे और उसके बाद में हमने देखा था हैहय वंश आया था। ये सारा बेसिकली चल रहा था ऋग्वैदिक पीरियड की बात। ये सारा का सारा ऋग्वेद से जुड़ा हुआ था। और उसके बाद में ऋग्वेद के बाद में हम लोग आ गए थे उत्तर वैदिक पे। तो उत्तर वैदिक काल पे हम लोगों ने देखा था किस तरीके से हमारे उत्तर वैदिक एविडेंस हमें मिलते हैं। यजुर्वेद के बाद में आगे बढ़ेंगे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बताते हैं कि उत्तर वैदिक काल में बेसिकली मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ। तो इस उत्तर वैदिक काल में कल हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ा था महाकाव्यों का काल। इस महाकाव्य में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रामायण एरा। और रामायण एरा में हम लोगों ने देखा था दो इम्पोर्टेंट, एक था राजा मधु, ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ राजा दशरथ, वाइल सेकेंड पार्ट में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द शत्रुघाती। शत्रुघाती बेसिकली जिसने विदिशा वाले रीजन पर अपने आप को सेटल डाउन किया था। तो शत्रुघाती विदिशा वाले रीजन से बिलोंग करता था। ये एविडेंस हमें मिलते हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं यहाँ से और अब देखते हैं इस महाकाव्यों के पीरियड के बाद में सेकंड वाला जो पार्ट है वो है महाभारत पीरियड। इस महाभारत पीरियड में क्या मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा था जिसका एविडेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं महाभारत काल में सबसे पहला इंपॉर्टेंट वंश हमें जो दिखता है वो है यादव वंश। ये यादव वंश हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और इस यादव वंश के बारे में बोला जाता है ययाति। ययाति के पुत्र यदु के नाम पर इसका नाम रखा गया यादव वंश। ययाति के पुत्र यदु के नाम पर इस वंश का नाम रखा गया यादव वंश। और आगे चल के यही वंश दो सेपरेट पार्टों में डिवाइडेड हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट बन जाएगा कौरवों के वर और दूसरा बन जाएगा पांडव। और कौरव पांडव के बीच में जो लड़ाई है वो स्पेसिफिकली लड़ाई बेसिकली इस महाभारत के पीरियड से ही जुड़ती है। हमें ये देखना है कि मध्य प्रदेश का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस कोई साइड मध्य प्रदेश की इससे जुड़ती है। तो बताते हैं ययाति के पुत्र जो यदु है इनका जो साम्राज्य था वो साम्राज्य चंबल रिवर जो मध्य प्रदेश में बहती है, चंबल रिवर, बेतवा रिवर जो मध्य प्रदेश में बहती है सेकंड नंबर पर, और केन रिवर जो बुंदेलखंड में बहती है, इन तीन रिवर के बीच में फैला हुआ था। तो द होल एरिया ऑफ यदु वाज कवर्ड बिटवीन द बेसिकली एरिया ऑफ चंबल, बेतवा एंड केन रिवर। तो यहाँ पर बात चल रही है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया में इनका साम्राज्य पूरा का पूरा फैला हुआ था। ययाति के पुत्र यदु का जो साम्राज्य था वो चंबल, बेतवा और केन नदियों के बीच में फैला हुआ था। अब इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी है जिसकी हमें बात करना है। तो उसमें सबसे पहली सिटियों के नाम जो हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो सिटियों के नाम हमें देखने को मिलते हैं उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट सिटी है विराटपुरी। विराटपुरी, इस विराटपुरी को आज के समय में सोहागपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये सिटी बेसिकली इन्हीं के एरिया में ऑक्यूपाई थी, सोहागपुर। सेकंड नंबर पर जो है उसका नाम है महिष्मती। ये महिष्मती आज के समय में महेश्वर के नाम से जानी जाती है। सेकंड नंबर पर महिष्मती का नाम आता है। तीसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट सिटी का नाम आता है वो है दतिया। दतिया जिसको बेसिकली बोला जाता है दतिया, जिसका एक इंपॉर्टेंट राक्षस का नाम पर रखा गया है दंतवक्र। दंतवक्र एक राक्षस था, उसके नाम पर इस सिटी का नाम रखा गया है दतिया। ये तीन इंपॉर्टेंट जगह जो है वो बेसिकली इस इंपॉर्टेंट पर्सन से जुड़ी हुई हैं जो यादव वंश से जुड़े हुए हैं, ययाति के पुत्र यदु। अब बात आती है कि यादव वंश से जुड़े हुए इस डायनेस्टी को आगे बढ़ाने के बाद में ये फर्दर डिवाइडेड हो गई दो अलग अलग पार्टों में। पहला पार्ट कौरव के रूप में जाना जाता है और सेकंड पार्ट पांडवों के नाम से जाना जाता है।
कौरव और पांडवों के बीच में जब महाभारत का संग्राम हुआ तो इस संग्राम में अलग अलग राज्यों ने अलग अलग लोगों को यहाँ पर हेल्प देने का काम किया। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स का बनेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट शासक हैं और किसने कौरवों को साथ दिया, किसने पांडवों का साथ दिया। तो कौरव के साथ में बेसिकली यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लोग थे उसमें सबसे पहले थे नील। ये नील के बारे में बोला जाता है, ये नील माहिष्मती के राजा थे। माहिष्मती के राजा के नाम से जाना जाता है नील को। याद रखना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम के बन सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कौरव पांडव युद्ध के समय पर माहिष्मती के राजा का नाम क्या था। आपसे सपोर्टिव के रूप में उसके राजा का नाम पूछा जा सकता है, इसलिए आपको वो दोनों चीजें लिखाई जा रही हैं। नील उस समय माहिष्मती के राजा के रूप में वहां पर थे। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है भोज। भोज के बारे में बोला जाता है ये उस समय अवंती के राजा थे। भोज के बारे में बोला जाता है ये उस समय अवंती के राजा थे। पांडवों के केस में बोला जाता है कि पांडवों की मदद किसने की थी। तो पांडवों के केस में बोला जाता है पांडवों की जो पहली मदद की गई थी वो मत्स्य के थ्रू की गई थी। मत्स्य के थ्रू की गई थी। और दूसरी जो मदद की गई थी, इंपॉर्टेंट रूलर थे वो चेंदी नरेश थे। आपको पता होगा उस समय पे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो निभाया था, अलग अलग पीरियड में अलग अलग चेंदी नरेश हुए हैं। महाभारत काल में आपने एक इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम सुना होगा, शिशुपाल। तो यहाँ पे चेंदी नरेश शिशुपाल की बात चल रही है। और उसके बाद में आप देखेंगे आगे काशी, कुछ इंपॉर्टेंट इस तरीके से रूलर थे जो यहाँ पे पांडवों की मदद कर रहे थे। तो इस तरीके से उत्तर वैदिक पीरियड का काल जो महाभारत और रामायण से जुड़ता है, मतलब ये बेसिकली बात चल रही है महाकाव्यों के पीरियड से। तो उत्तर वैदिक का काल महाकाव्य प्लस महाभारत के पीरियड से जुड़ता है, जिसमें बेसिकली रामायण और महाभारत के एविडेंस मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो ये एविडेंस का जो सोर्स है वो सोर्स बेसिकली आपको यहाँ पर ब्राह्मण के रूप में मिलेगा। जैसे मैंने आपको बोला कौशिकी ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, इस तरीके के ब्राह्मणों के फॉर्म में मिलेगा। इधर इस तरीके का ऑथेंटिक आपको जो सोर्स है वो आपको मिलेगा वेद के रूप में, चाहे वो ऋग्वेद हो, उत्तर वेद, लेटर वेद, या फिर यहाँ पर ऋग्वेद हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। अब थोड़ा सा क्लियरिटी आपको ज्यादा होने लगेगी क्योंकि यहाँ से आते आते एविडेंस आपको बहुत ज्यादा ऑथेंटिक मिलना शुरू हो जाएंगे। हम लोग अब इतिहास की उस धारा पर जा रहे हैं, यहाँ पर एविडेंस बहुत पुख्ता और प्रमाणिक मिलते हैं, इसीलिए अब क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी और उसके आंसर भी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेंगे। यहाँ पर उसके आंसर के साथ में उसके सोर्सेज बहुत डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे। अब आप बेसिकली हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है महाजनपद काल। महाजनपद काल, महाजनपद एरा, जिसको बेसिकली बोला जाता है 1600 BC के बाद का एरा। The word महाजनपद which is originated from the word of 16 specific city which are situated on the doab of गंगा एंड यमुना। तो गंगा एंड यमुना दोआब के बीच में यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का बेसिकली यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था, उसकी बात चल रही है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का डेवलपमेंट हुआ था गंगा यमुना दोआब में। और इस गंगा यमुना दोआब में से 2 इंपॉर्टेंट बेसिकली यहाँ पर महाजनपद ऐसे हैं जो हमारे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उसमें सबसे पहला है चेंदी जनपद। ये चेंदी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले हिस्से में पड़ता है। याद रखना अच्छे से, बाद में बहुत काम आएगा। चेंदी जनपद मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले हिस्से में पड़ता है और इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। और चेंदी नरेश के बारे में बोला जाता है, चेंदी नरेश का नाम उस समय था शिशुपाल, जो महाभारत कालीन सबसे इंपॉर्टेंट शासक के रूप में जाना जाता था। दूसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अवंती। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर राज्य है जिसका नाम है जनपद बोलते हैं, जिसको महाजनपदों का पीरियड चल रहा है पूरे गंगा यमुना दोआब में। पूरे गंगा और यमुना का जो दोआब का हिस्सा है, 2 नदियों के बीच का हिस्सा दोआब कहलाता है।
दो आपके में जो इम्पोर्टेंट दो स्पेसिफिक जगह महाजनपद के रूप में मिलती हैं जो मध्य प्रदेश में है। पहली चेंदी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले हिस्से में, इसकी राजधानी सुक्तिमती। दूसरी है अवंती जो बेसिकली मालवा वाले रीजन में पड़ती है, और मालवा वाले रीजन में पड़ती है। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी दो स्पेसिफिक राजधानियों के रूप में कन्वर्ट थी। पहली थी उज्जैनी, मतलब उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। दो अलग अलग राजधानियों के रूप में यह फैला हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर उस समय का इस अवंती का राजा था चंड प्रद्योत। 16 महाजनपद का पीरियड शुरू हो गया है, मगध का डेवलपमेंट शुरू हो गया है। अब आपको याद आ जाएगा थोड़ा सा इतिहास भी अगर किसी ने पढ़ा होगा कि मगध की स्थापना जब शुरू हो रही है तो मगध में यहाँ पर इस समय पे हर्यक वंश की बात चल रही है। हर्यक वंश के शासकों ने धीरे धीरे अपने आप को सेटल डाउन करना शुरू किया। वो 16 महाजनपद जो इनके कंटेम्प्रेरी थे उनके साथ में लड़ाई कर रहे हैं। उन 16 महाजनपद में मध्य प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट थे, जिनमें से एक चेंदी और एक अवंती था। अवंती जो मालवा वाले रीजन में था, इसकी दो स्पेसिफिक कैपिटल थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। और बेसिकली अवंती भी उस समय पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर शक्तिशाली राज्य के रूप में था जो मगध को यहाँ पर चैलेंज कर सकता था। और इसके कंटेम्प्रेरी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रूलर था वो था बिंबिसार। मगध का रूलर था इस समय पे बिंबिसार। तो बिंबिसार और चंड प्रद्योत की लड़ाई बहुत ज्यादा फेमस है। इस जगह पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अवंती का चंड प्रद्योत मध्य प्रदेश में से किस स्पेसिफिक जगह का राजा था? आपका आंसर होना चाहिए अवंती। तो यहाँ पर बात चल रही है चंड प्रद्योत की। ये बिंबिसार और चंड प्रद्योत की लड़ाई बहुत ज्यादा फेमस है। और बिंबिसार ने अपना एक इम्पोर्टेंट राजवैद्य था जो उनका पर्सनल जिसको बोलते हैं फैमिली डॉक्टर के रूप में, ऐसा एक इम्पोर्टेंट डॉक्टर था। उसको डॉक्टर था जिसका नाम था जीवक। तो जीवक को भेजा था चंड प्रद्योत के यहाँ पर। चंड प्रद्योत को एक डिसीज हुई थी, उस डिसीज को यहाँ पर रिमूव करने के लिए, उसे एरेडिकेट करने के लिए बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के लिए अपना स्पेसिफिक यहाँ पर जो मेडिसिन भेजा था उसका नाम था जीवक। ये चंड प्रद्योत के लिए भेजा गया था। चंड प्रद्योत का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, चंड प्रद्योत ने बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा प्रश्रय दिया। बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा प्रश्रय दिया। इसके समय पे अवंती बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। इसके समय पर अवंती बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। एज वेल एज अवंती इज द वेरी फेमस रिसोर्सेज साइट ऑफ आयरन। तो आयरन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट केंद्र बन गया था। लोहे का सबसे बड़ा केंद्र, लोहे का केंद्र बनकर उभरा था। ये लोहे का केंद्र बनकर उभरना उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लोहे से बड़े बड़े इक्विपमेंट, औजार और शस्त्र बनाए जाते थे जो बेसिकली यहाँ पर उस सेना को रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते थे। इसलिए लोहे का एक सबसे बड़ा केंद्र था अवंती। अब हर्यक वंश के बाद में यहाँ पे इंडिया लेवल पर 16 महाजनपद में मगध की मैं बात कर रहा हूँ, मगध पटना में स्थित है। हर्यक वंश आया था। हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश आया था, फिर नंद वंश आया, और नंद वंश के बाद में फिर आया था मौर्य वंश। ये एक हायरार्की चल रही थी ऑल ओवर इंडिया में। हम लोग मध्य प्रदेश का कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो हमने केवल यहाँ पे अवंती और चेंदी की बात की है, लेकिन उसके कॉन्टेम्प्रेरी आप देखेंगे, उसके कॉन्टेम्प्रेरी आपको यहाँ पर मगध दिखेगा, मगध के साथ में हर्यक वंश दिखेगा, हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश दिखेगा, और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश दिखेगा, और महापद्म नंद और घनानंद को मारने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा किस तरीके से मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। मगध का पूरा डेवलपमेंट कुछ इस हायरार्की के रूप में होता है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे चंड प्रद्योत की। चंड प्रद्योत हर्यक वंश का कॉन्टेम्प्रेरी था, उसकी बात चल रही है। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश का पीरियड। तो शिशुनाग वंश में इंपॉर्टेंट जो रूलर थे उसका नाम था शिशुनाग। ये शिशुनाग अब अवंती को यहाँ पर कैप्चर करना चाहता था, क्योंकि उस समय पे अवंती सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर केंद्र के रूप में उभरा था। तो इसके बारे में बोला जाता है शिशुनाग जो था इस वंश का सबसे माइटेस्ट किंग था। इसने उस समय पर अवंती को हराया, और अवंती को हराने के बाद में अवंती का राज्य अपने पास में कैप्चर्ड कर लिया। अवंती राज्य को अपने पास मिला लिया, अपने राज्य में मिला लिया, मतलब मगध में मिला लिया। अवंती राज्य को अपने पास मिला लिया,
और उस समय पे अवंती का स्पेसिफिक रूलर था अवंतीवर्धन। उस समय पर अवंती का स्पेसिफिक रूलर था अवंतीवर्धन। तो अवंतीवर्धन को हराया शिशुनाग ने और अवंती के पूरे राज्य को मगध का पार्ट बना लिया। और अवंती का स्पेसिफिक नाम उस समय पे रखा गया, इसने अवंती का एक नया नाम रखा जो नाम था अच्युतगामी। तो अवंती का एक नया नाम रख दिया, उसका नाम था अच्युतगामी। कुछ इस तरीके से महाजनपद का काल शुरू होता है और खत्म होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की स्थापना होती है गंगा यमुना दोआब में। उन 16 महाजनपद में से हमारे मध्य प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं। फर्स्ट चेंदी वाला है, चेंदी हमारे बुंदेलखंड से जुड़ता है और उसकी राजधानी सुक्तिमती थी। और सेकंड वाला जो इम्पोर्टेंट है वो है अवंती। अवंती में चंड प्रद्योत हर्यक वंश से जुड़ता है, जबकि अवंतीवर्धन जुड़ता है नंद शिशुनाग वंश से, शिशुनाग वंश के राजा शिशुनाग से। और शिशुनाग वंश के समय पर ही अवंती को मगध का पार्ट बना लिया जाता है। इसके बाद से अवंती का अस्तित्व, इंडिविजुअल जो सेपरेट अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है और जो पीरियड शुरू होता है वो एक सेंट्रलाइज पीरियड के रूप में शुरू होता है, मौर्य पीरियड के रूप। आपको पता होगा, छोटे छोटी सी कहानियों के रूप में आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब के वीडियोस में भी देखा होगा कि उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं वो आते हैं नंद वंश। महापदम नंद आते हैं, घनन नंद आते हैं। और घनानंद की चाणक्य से किस तरीके से डिस्प्यूट होता है, यहाँ पर बलबर ऑल्टरकेशन होता है और उस ऑल्टरकेशन का परिणाम होता है कि चाणक्य एक नया रूलर क्रिएट करते हैं जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से एक नई डायनेस्टी क्रिएट हो जाती है जो है मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी से आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया में एक सेंट्रलाइज डायनेस्टी का पीरियड शुरू होता है। तो अब छोटी छोटी डायनेस्टियों का पीरियड खत्म होना शुरू होता है और एक सेंट्रलाइज डायनेस्टी क्रिएट होना शुरू होती है। और उस सेंट्रलाइज डायनेस्टी का मध्य प्रदेश पे क्या प्रभाव पड़ेगा हम लोग उसको देखेंगे, क्योंकि सेंट्रलाइज जो डायनेस्टी थी वो डायनेस्टी बेसिकली रूल करती थी मगध पटना, या फिर गुप्तों की बात करें तो इलाहाबाद प्रयाग की जगह, लेकिन बेसिकली उसका प्रभाव मध्य प्रदेश पर भी पड़ता था। तो हमें ये ध्यान देना है कि बेसिकली अब मौर्य पीरियड में क्या होने जा रहा है एमपी के कॉन्टेक्स्ट में। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सेंट्रलाइज बात कर रहे हैं, सेंट्रलाइज पावर के रूप में किस तरीके से डेवलप हुआ। और अब यहाँ पर आते आते बहुत ज्यादा स्टैटिक चीजें बनना शुरू हो जाएंगी। क्वेश्चन का फ्रेमिंग सही से बनेगा, आपको आंसर भी उतना ऑथेंटिक मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कहीं लिटरेचर के छोटे छोटे सोर्सेस मिलना शुरू हो जाएंगे। हम लोग सेंट्रलाइज बात कर रहे हैं। सेंट्रलाइज बात में सबसे पहले अब आ जाता है मौर्य युग। महाजनपद के बाद में धीरे धीरे अवंती का अस्तित्व खत्म होना शुरू होता है और मौर्यों का प्रभाव बढ़ना शुरू होता है। और यहाँ से हम लोग देखते हैं मौर्य पीरियड के बारे में। यू ऑल माइट बी अवेयर अबाउट द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो यहाँ पर बात चल रही है मौर्य पीरियड की। हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी? तो यहाँ पर बात चल रही है फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मैं इसको सिंपल लिख रहा हूं, CM मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। चंद्रगुप्त के बारे में सबको पता है। चंद्रगुप्त के जो इंपॉर्टेंट गुरु थे चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है, और उन्हीं के थ्रू ये बेसिकली यहाँ पर मगध की गद्दी पर बैठे थे। हमें एमपी के कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इनके कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क के रूप में बोला जाता है, इन्होंने अवंती को विजय किया अगेन। और अवंती को विजय करने के बाद में एक टाइटल एक्वायर किया। ही कॉन्कर्ड द अवंती एंड टुक द टाइटल ऑफ अवंतीपति। तो यहाँ पर बात चल रही है, इन्होंने एक टाइटल धारण किया था जिसका नाम था अवंती अधिपति। आपसे पूछा जाएगा विच रूलर टुक द टाइटल ऑफ अवंती अधिपति। तो यहाँ पर बात चल रही है अवंती अधिपति का टाइटल एडॉप्ट किया था इन्होंने। और ये चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने सबसे पहली बार आक्रमण किया था अवंती पर और अपना एक इंपॉर्टेंट टाइटल बनाया जिसका नाम था अवंती अधिपति। अब उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूलर के रूप में सेकंड नंबर पर आपको मिलेंगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, इसी डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जिनका नाम था अशोका। ये रूलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमपी के कॉन्टेक्स्ट में, न केवल सांची के लिए बल्कि बहुत सारे पिलर एडिक्ट भी इनके बहुत ज्यादा फेमस हैं यहाँ पर। तो अशोक के बारे में क्या बोला जाता है? अशोक जब इनिशियल फेज में थे, जब बिंदुसार इनके फादर थे, जब उस समय पे ये मगध में थे, तो उस समय पे इनिशियल फेज में ये यहाँ पर
अवंती के गवर्नर भी रहे थे। तो इनिशियल फेज में ये अवंती के गवर्नर रहे थे। सबसे पहला फैक्ट जो इनका है, अवंती गवर्नर के रूप में रहे थे। फिर आप देखेंगे यहाँ से अवंती गवर्नर बनने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे इंपॉर्टेंट अशोका का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो बात आती है, ये मालवा का गवर्नर बना था। तो मालवा का गवर्नर मतलब अवंती का गवर्नर ही था ये यहाँ पे। और उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बात आती है वो आती है विदिशा की जो इंपॉर्टेंट जो राजकुमारी थी, विदिशा की जो क्वीन थी उससे जो मैरिज जो जुड़ा हुआ है इनका एक कॉन्टेक्स्ट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदिशा की जो राजकुमारी थी इसका नाम था कुमार देवी। उस कुमार देवी के साथ में इन्होंने यहाँ पर मैरिज की। और उसके बाद में विदिशा का इंपॉर्टेंस रोल इसलिए बढ़ गया क्योंकि आगे चल के फिर विदिशा में इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट प्रोसेस कराई जब ये राजा बन गए। ये पीरियड है उस समय का जब बिंदुसार इस समय पे मगध का शासक था और अशोक केवल उज्जैन का गवर्नर या प्रांतपति के रूप में रोल प्ले कर रहे थे। उसके बाद में आप देखेंगे धीरे धीरे अशोक अपने 99 भाइयों को मारने के बाद में इंपॉर्टेंट रूलर बन गया। और रूलर बनने के बाद में मगध पहुंचने के बाद भी उसने एमपी में कई तरह के डेवलपमेंट कराए। वो डेवलपमेंट हमें कई तरह के स्पेसिफिक साइट्स के रूप में मिलते हैं जो एमपी में अलग अलग जगह पर हैं। हमें उन साइट्स के नाम याद करना है और उससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट याद करना है। तो यहाँ पर बात चल रही है सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। उसमें से यहाँ पर आपको पता चलेगा एक साइट है गुर्जरा, एक साइट का नाम है गुर्जरा। इसको बोलते हैं गुर्जरा अभिलेख या फिर गुर्जरा एडिक्ट। गुर्जरा अभिलेख क्यों ज्यादा फेमस है? गुर्जरा अभिलेख के बारे में बोला जाता है दिस इज वन ऑफ द ओनली एविडेंस विच इज बेसिकली रिकवर्ड इन एमपी रीजन, जो बेसिकली ये बताता है कि अशोक का नाम अशोक था। अशोक अपने सारे के सारे पिलर एडिक्ट में या फिर कई अन्य और दूसरे क्या कहते हैं जितने भी अलग अलग एडिक्ट उसने बनाए हैं उनमें बेसिकली अपना नाम रखता है प्रियाना प्रियदर्शी, देवाना प्रियदर्शी, इस तरीके के नामों को एडॉप्ट करता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक साइट हैं जिनमें से 4 इंडिया में मिली है, उसमें से एक केवल मध्य प्रदेश में है, उसका नाम है गुर्जरा। ये गुर्जरा साइट बेसिकली मध्य प्रदेश में दतिया वाले रीजन में है। और ये साइट से पता चलता है कि अशोक अपने आप को अशोक कहता है और ये बोलता है कि अशोक के इस जगह के इंपॉर्टेंट रोल कुछ स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे। वो कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली अशोक का धम्म था जिसके अंतर्गत वो बेसिकली सोसाइटी के बीच में सोशल हार्मनी लाना चाहता था और पीस ऑफ कंडक्ट क्रिएट करना चाहता था। तो गुर्जरा अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो मध्य प्रदेश में मिलता है जिसमें अशोक का नाम अशोक के रूप में मिलता है। बाकी 3 अभिलेख मॉस्की, नेट्टूर, उद्देगोलक, ये सारे के सारे आज के समय में कर्नाटक के पास स्थित है, ब्रह्मगिरी के पास में। लेकिन मध्य प्रदेश में जो एकमात्र है उसका नाम है गुर्जरा अभिलेख। इस गुर्जरा अभिलेख के बाद में सेकंड है रूपनाथ। सेकंड अभिलेख हमें जो मिलता है वो है रूपनाथ अभिलेख। ये रूपनाथ अभिलेख हमें मिलता है कटनी, मध्य प्रदेश के कटनी में स्थित है ये। और ये अशोक के प्रशासन को डिक्लेयर करता है, अशोक के प्रशासन को डिस्क्राइब करता है बहुत अच्छे तरीके से। प्रशासन ऑफ अशोका, अशोक के प्रशासन को डिफाइन करता है कि अशोक ने किस तरीके का प्रशासन चलाया था उस जगह पर। गुर्जरा रूपनाथ। थर्ड पे आ जाएगा पनगुडरिया, थर्ड नंबर पर आएगा पनगुडरिया अभिलेख। पनगुडरिया इज सिचुएटेड इन द सीहोर, पनगुडरिया सीहोर में स्थित है। सिहोरा जबलपुर में पड़ता है। पनगुडरिया सिहोरा में स्थित है और सिहोरा जबलपुर के पास है, वहां पर पड़ता है, इसकी बात चल रही है। तो थर्ड नंबर पर हमें दिखता है पनगुडरिया। उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे एक है सारोमारो अभिलेख। ये सारे के सारे अभिलेख की बात चल रही है। सारोमारो अभिलेख इज सिचुएटेड इन द शहडोल डिस्ट्रिक्ट, सारोमारो शहडोल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है सांची। सांची के बारे में सबको पता है, सांची यहाँ पर बात चल रही है। सांची के केस में सांची ब्रह्मलिपि में लिखा गया है और सांची का स्पेसिफिकली यहाँ पे पहला जो नाम था वो काकनाथ बोट था। सांची का जो पहला नाम था काकनाथ बोट, सांची का पहला नाम काकनाथ बोट के नाम से था। और सांची के केस में बोला जाता है सांची एकमात्र ऐसा अभिलेख है, सांची एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक
खुद डिक्लेयर करके ये बताता है कि अगर संघ को भेदने का कोई प्रयास करता है या संघ के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेंसी करता है, तो अशोक मतलब राजाओं के राजा खुद अपने आप को डिक्लेयर करता है वो कि मैं अशोक उस व्यक्ति को यहाँ पर मृत्युदंड की सजा दूंगा। तो ये बेसिकली सांची का अभिलेख है जो संघ भेद के विरुद्ध बात करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संघ अशोक का कौन सा अभिलेख बेसिकली यहाँ पे बात चल रही है जो संघ भेद रोकने की बात करता है, कि अगर किसी ने संघ को तोड़ने की कोशिश की तो उसके लिए यहाँ पर क्या बात होगी। अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तो बौद्ध धर्म के 3 इंपॉर्टेंट ज्वेल होते हैं, उसमें बुद्धम धर्मम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि की बात चलती है। संघ का मतलब होता है कलेक्टिव फॉर्म में काम करने की प्रोसेस। तो यहाँ पे सिमिलरली वही बात चल रही है कि अगर संघ को तोड़ने के लिए कोई बात करता है तो सांची अभिलेख में उसने डिस्क्राइब किया हुआ है कि उस व्यक्ति की क्या क्या पनिशमेंट होंगे, उसकी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट अभिलेख यहाँ पे जो अशोक से जुड़ा हुआ है उसका नाम है तूमेन, तूमेन अभिलेख। ये तूमेन आज के समय में मध्य प्रदेश में अशोकनगर में पड़ता है। ये तूमेन अभिलेख आज के समय में मध्य प्रदेश में स्पेसिफिक जगह है अशोकनगर, वहां पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है कसराबाद, कसराबाद खरगोन में पड़ता है, कसराबाद खरगोन में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है देवकुठार, देवकुठार का स्पेसिफिक प्लेस है रीवा, देवकुठार का जो प्लेस है वो है रीवा। तो यहाँ पर जो मैंने उस तरफ लिखे हैं उसमें सबसे पहला है तूमेन, तूमेन पड़ता है अशोकनगर में। उसके बाद है कसराबाद, कसराबाद है खरगोन में। उसके बाद है देवकुठार, देवकुठार रीवा में है। और उसके बाद एक और पड़ता है वो है भरहुत, भरहुत सुंगों के काल में बना था, याद रखना भरहुत सुंगों के काल में बना था। उसको यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसका काल है सुंगों का काल। भरहुत सुंगों के काल में बना था 1873 में। इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर कैनिंगम, अलेक्जेंडर कैनिंगम ने उसको खोजा था सबसे पहली बार। भरहुत जो सतना में है ये सुंगों के काल से जुड़ता है। तो इसका मतलब है कि अशोक से जुड़े हुए जितने भी रिलेवेंट एस्पेक्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो मध्य प्रदेश में कुछ ही हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सांची जो संघ भेद रोकने की बात करता है, तूमेन, कसराबाद, पनगुडरिया, रूपनाथ, ये इतने सारे के सारे आपको यहाँ पर याद रखना है। आपसे क्वेश्चन बनेगा अशोक का कोई भी एक अभिलेख आपको देंगे और पूछेंगे मध्य प्रदेश के किस स्पेसिफिक जगह से वो साइट बिलोंग करती है, तो आपको यहाँ पर आंसर उसका उसी रूप में रखना है जिसकी बात चल रही है। जिसमें मैंने बताया कि किसके नाम कहाँ मिलता है, तो नाम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा गुर्जर्रा अभिलेख किस लिए फेमस है, तो गुर्जर्रा अभिलेख बेसिकली अशोक के नाम के लिए फेमस है। फिर बात आएगी रूपनाथ कहाँ पर है, आपका आंसर होगा कटनी। कसराबाद कहाँ पर है, अशोक से जुड़ा अभिलेख, अशोक के किस अभिलेख में प्रशासन की बात चल रही है, तो यहाँ पर बात चलेगी पनगुडरिया अभिलेख, बेसिकली शो द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ मौर्य। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे एस्पेक्ट दिए गए हैं अशोक के मौर्य काल के जुड़े हुए अलग अलग। उससे यहाँ से बात जो चल रही है वो बात चल रही थी मौर्य पीरियड की, मौर्य काल की। मौर्य काल में आपने देखा कि किस तरीके से अशोक और अशोक के जितने भी उत्तराधिकारी आए या अशोक से पहले के जितने डिसेंडेंट थे उन लोगों ने किस तरीके से सेंट्रलाइज फॉर्म में पूरे के पूरे देश को संभाल के रखा। उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट रूलर था अशोक। अशोक के मध्य प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस जो हम लोगों ने इस रूप में देखे। अब अशोक के बाद में उसके बाद में जो आगे के जितने भी रूलर आए थे दे ऑल वर वेरी वीक एंड इनकॉम्पिटेंट, हेंस द मौर्य एम्पायर वर डिक्लाइंड ड्यू टू द सम वीक, जितने भी उनके सक्सीडर थे, सक्सीडर ही बोल सकते हैं उनको, जो उत्तराधिकारी के रूप में आए थे, उनकी वजह से पूरा मौर्य पीरियड धीरे धीरे करके डिक्लाइन करने लगा। और इस मौर्य पीरियड के डिक्लाइन का परिणाम ये हुआ कि मौर्य के बाद में यहाँ पर जो पीरियड शुरू होता है उस पीरियड को बोलते हैं पोस्ट मौर्य, मतलब उत्तर मौर्य। पोस्ट मौर्य पीरियड बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन का पीरियड था। इस पीरियड में आप देखेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में आपको अलग अलग द्वारा से फिर से छोटे छोटे राजवंश देखने को मिल जाएंगे। और अभी तक आप देखेंगे पूरे इतिहास में हमेशा यही होता है, जब राजा मजबूत होता है
उसके पास में अच्छी पावर होती है, तो वो सभी क्षेत्रीय शक्तियों को अपने पास में अपहोल्ड करके एक केंद्रीकृत शासन बनाता है। राजा और उसके सक्सीजर जब वीक होने लगते हैं, उस स्पेसिफिक डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है और वहां से फिर स्पेसिफिकली रीजनल डायनेस्टियां निकलना शुरू होती हैं। अशोक की मृत्यु के बाद सिमिलरली यही हुआ। अशोक की जब हत्या हुई, अशोक की जो मृत्यु हो गई, उसके बाद में पोस्ट मौर्य का जो पीरियड आया, उस पीरियड में अगेन आपको छोटे छोटे मध्य प्रदेश में अलग अलग डायनेस्टियां मिलेंगी। उन्हीं डायनेस्टियों में से एक डायनेस्टी जो हम लोग देखते हैं वो है सुंग डायनेस्टी, सुंग वंश। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना है। सुंग वंश के बारे में बात चल रही है यहाँ पर। सुंग वंश जो पोस्ट मौर्य उत्तर पीरियड में आया था, उत्तर पोस्ट मौर्य में आया था। पोस्ट मौर्य का जो पीरियड है, इस पीरियड को बोलते हैं 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक का पीरियड। बीसी बिफोर क्राइस्ट होता है और जबकि एडी एडिनो डोमिनी कहलाता है। 300 एडी तक की बात चल रही है। और जब ये पीरियड खत्म होगा, इस पीरियड की खत्म होने के साथ में ही आपका गुप्ता का पीरियड शुरू हो जाएगा। 320 एडी में गुप्ता का जो पीरियड है वो शुरू हो जाता है हिस्ट्री में। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है पोस्ट गुप्ता, पोस्ट मौर्य की। तो पोस्ट मौर्य मतलब उत्तर मौर्य पीरियड में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हमें डायनेस्टी मध्य प्रदेश में दिखती है वो है सुंग डायनेस्टी। और इस सुंग डायनेस्टी का जो मेन फाउंडर संस्थापक था वो था पुष्यमित्र सुंग। उज्जैन वाले रीजन से ये लोग बिलोंग करते थे। उज्जैन का जो रीजन था वहां से ये लोग स्पेसिफिकली बिलोंग करते थे। पुष्यमित्र सुंग was the founder of this dynasty and the main resources to know the dynasty is मालविकाग्नि मित्रम। कालिदास का एक स्पेसिफिक उपन्यास है जिसका नाम है मालविकाग्नि मित्रम। ये इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली बताता है कि इस स्पेसिफिक पीरियड में ये एक स्पेसिफिक डायनेस्टी मध्य प्रदेश के रीजन में यहाँ पर थी। तो बात चल रही है कालिदास कृत की जो इम्पोर्टेंट रचना है मालविकाग्नि मित्रम, वो बेसिकली ये बताती है कि सुंग कालीन राजनीतिक इतिहास किस तरीके का मध्य प्रदेश के उज्जैन के रीजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर स्पेसिफिक फाउंडर पुष्यमित्र सुंग मिलता है। उसने एक राजधानी बनाई थी जिसका नाम था राजधानी थी उज्जैन। अब उसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र सुंग के बाद में उसके नेक्स्ट जो पुत्र आते हैं उनका नाम है अग्निमित्र। पुष्यमित्र सुंग के बाद में नेक्स्ट जो रूलर आता है इसी सुंग डायनेस्टी का, उसका नाम है अग्निमित्र। और ये अग्निमित्र के बारे में बोला जाता है, अग्निमित्र अपनी राजधानी उज्जैन से ट्रांसफर करके विदिशा ले जाते हैं। अग्निमित्र अपनी राजधानी उज्जैन से ट्रांसफर करके विदिशा ले जाते हैं। और ये एविडेंस बेसिकली यहाँ से मिलता है मालविकाग्नि मित्रम से कि किसने क्या किया। तो यहाँ पर बात चल रही है पुष्यमित्र के जो लड़के हैं अग्निमित्र, उसके पुत्र ने राजधानी को ट्रांसफर किया। और इसी कैटेगरी में आगे चल के इसी डायनेस्टी का आगे चल के बात चल रही है नवे शासक, इसी डायनेस्टी के 9th रूलर जिनका नाम था भागभद्र, जिनका नाम था भागभद्र। इन रूलर के केस में क्या होता है, सुंग राजवंश के 90 रूलर भागभद्र के समय पर सीरिया के एक राजा थे एंटिओलकिड्स। ये सीरिया के राजा एंटिओलकिड्स अपने एक एम्बेसडर, अपने एक राजदूत हेलियोडोरस को इनके दरबार में भेजते हैं। और वो व्यक्ति भागवत धर्म से इन्फ्लुएंस होने के कारण उस धर्म को एडॉप्ट करता है और विदिशा में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना करता है। तो जो गरुड़ पिलर है वो यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्ट है प्री के लिए कि काशी पुत्र भागभद्र जिसकी बात चल रही है, ये 90 रूलर थे इस डायनेस्टी के। इनके समय पे हेलियोडोरस ये आता है इनके दरबार में और उसके बाद में विदिशा में यहाँ पर एक गरुड़ ध्वज की स्थापना करता है। गरुड़ ध्वज या फिर गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है और भागवत धर्म को एडॉप्ट करता है, भागवत धर्म को स्वीकार करता है। ये बात की गई है यहाँ पर इसके केस में। आपसे क्वेश्चन यही बनेगा, गरुड़ ध्वज की स्थापना जिसने की है उसका नाम सबको पता है, ऑलमोस्ट हेलियोडोरस है। हेलियोडोरस के बारे में क्वेश्चन बनेगा, हेलियोडोरस
किस वंश के राजा के समय में मध्य प्रदेश आया था? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा शुंग वंश के राजा काशीपुत्र भागभद्र। तो यहाँ पे काशीपुत्र इनके पिता का नाम है, आपको राजा का नाम याद रखना है भागभद्र। भागभद्र जो बेसिकली 9th रूलर थे इस शुंग डायनेस्टी के, इनके समय पे यहाँ पर बेसिकली ये हेलियोडोरस आया था। ये सीरिया के राजा एंटियोलकिड्स का राजदूत था और इसने यहाँ पर आके गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। और इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इसी डायनेस्टी से जुड़ता है वो है सांची के स्तूप का डेवलपमेंट। सांची के स्तूप को बनवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अशोक ने, और अशोक ने इस स्पेसिफिक स्तूप को बनवाया था ईंटों का। इसके बाद में शुंगों के पीरियड में इसमें पत्थरों से काम किया गया और पत्थरों से इसको प्रॉपर बड़ा बनाया गया, और उसके साथ में ये डैमेज ना हो जाए इसलिए इसके चारों ओर पेरिफेरी में एक रेलिंग बनाई गई। तो रेलिंग बनाने का काम और पत्थरों के साथ में इसको मजबूती देने का काम, रेनोवेट करने का काम किया गया था इसके पीरियड में। और इसके साथ में शुंगों के काल में एक और इम्पोर्टेंट काम हुआ था, वो हुआ था भरहुत के स्तूप का डेवलपमेंट। तो सांची के साथ में भरहुत का स्तूप भी इसी से जुड़ता है। भरहुत के स्तूप को डेवलप करने का काम जो किया गया था वो भी इसी के समय पर यहाँ किया गया था। तो भरहुत के स्तूप का क्वेश्चन बनेगा आपसे। भरहुत के स्तूप का क्वेश्चन पहले भी आपको मैंने बताया है, 1873 में इसको डिस्कवर्ड किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था 1873 में भरहुत के स्तूप को। तो हमें शुंग डायनेस्टी से संबंधित इतने फैक्टों को याद रखना है। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पुष्यमित्र शुंग वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड द सोर्सेस टू नो दिस डायनेस्टी इज मालविकाग्नि मित्रम विच इज रिटन बाय द कालिदासा। उसके बाद सेकंड है अग्निमित्र का, जिन्होंने राजधानी को ट्रांसफर करके विदिशा ले गए। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज भागभद्र, जिसके समय पे हेलियोडोरस ने आके गरुड़ स्तंभ को स्टेब्लिश किया था और ये 9th रूलर थे। इसके बाद में जो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें यहाँ दिखते हैं वो है शुंगा डायनेस्टी में सांची के स्तूप का रेनोवेशन, और उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट है भरहुत के स्तूप का डेवलपमेंट किया जाना। शुंगा डायनेस्टी में इतने इंपॉर्टेंट काम मध्य प्रदेश के अंतर्गत हुए थे। कुछ स्पेसिफिक डायनेस्टी हैं जिनके बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बनेंगे, इसको आपको यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं करना, पूरे पढ़ के जाना है। इसके अलावा कुछ ऐसी डायनेस्टियां हैं जहां पर केवल नाम से भी काम चल सकता है। आगे मैं बढ़ रहा हूं। इसी के बाद में शुंगा डायनेस्टी के बाद में सेकंड नंबर पर सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के केस में बोला जाता है सातवाहन वंश का जो स्पेसिफिक पीरियड था वो बेसिकली रीजन था विदर्भ का एरिया, मतलब महाराष्ट्र का एरिया। तो मध्य प्रदेश में इनका बहुत छोटा पार्ट है जो लगता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंट किए गए, कुछ स्पेसिफिक कॉइन इनके मिले हैं अलग अलग राजाओं के मध्य प्रदेश से, इसलिए ये डायनेस्टी मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो अब यहाँ पर बात चल रही है, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी? सिमुक। सिमुक वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी का जो मेन संस्थापक था उसका नाम था सिमुक। ये शुंगा डायनेस्टी के बाद में एक डायनेस्टी आई थी जिसका नाम था कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर था सुशर्मा। सुशर्मा विदिशा का राजा था। इस सुशर्मा की हत्या करने के बाद में यहाँ पर सिमुक बनते हैं सातवाहन डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर। तो यहाँ पर सातवाहन वंश का इंपॉर्टेंट रूलर हमें दिखते हैं सिमुक, और सिमुक के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर हमें दिखता है सातकर्णी फर्स्ट। सातकर्णी फर्स्ट, इसको बोलते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है वो एविडेंस है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप बताता है कि ये अपने समय का सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे माइटेस्ट किंग के रूप में जाना जाता था, और इसने न केवल मालवा का क्षेत्र जीता था बल्कि अनूप, जिसको निमाड़ के रूप से जानते हो आप, ये पूरा का पूरा एरिया भी इसके पास था। और इसी के समय पे सांची के अंदर उसके नॉर्थ और साउथ गेट को डेवलप कराया गया था।
नॉर्थ और साउथ गेट में जो प्रवेश द्वार लगाए गए हैं सांची में, वो सातवाहनों के समय पर ही लगे हैं। इस तरीके से सांची 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टियों से जुड़ता है। अशोक के समय में इसका प्रॉपर डेवलपमेंट, अशोक के समय पे इसको बनाया गया, कंस्ट्रक्शन किया गया। उसके बाद में शुंगा डायनेस्टी के समय इसका रिनोवेशन हुआ और फिर सातवाहन डायनेस्टी के गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसके फ्रंट और नॉर्थ और साउथ गेट को डेवलप कराया था। तो उसको डेवलप कराने का काम भी इस डायनेस्टी को जाता है। इसके बाद में इस डायनेस्टी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट रूलर हैं जिनके सिक्के मध्य प्रदेश में मिले हैं। हमें उन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर के नाम याद करना है बस, और उसकी जगह का नाम। राजा सिरिसात, राजा सिरिसात की बात चल रही है। राजा सिरिसात के जो इंपॉर्टेंट कॉइन्स मिले हैं, जो इंपॉर्टेंट सिक्के हमें मिले हैं, ये सिक्के मिले हैं हमें उज्जैन, देवास, कुछ स्पेसिफिक जगह है लेकिन याद रखना है आपको सारी, उज्जैन, देवास एंड होशंगाबाद, राजा सिरिसात के सिक्के। फिर एक इंपॉर्टेंट रूलर इसी डायनेस्टी के हैं जिनका नाम था वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। ये एक इंपॉर्टेंट रूलर है। इनके सारे के सारे सिक्के विदिशा वाले रीजन से मिले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉइन्स इनके मिले हैं न्यूमिस्मेटिक के थ्रू पता चला है, इनके सारे सिक्के विदिशा वाले रीजन से मिले हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनका नाम था यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के भी आप देखेंगे भिलसा, भिलसा को विदिशा भी बोलते हैं, तो मैंने एक और नाम चेंज करके लिख दिया भिलसा, और इसके अलावा लिख दिया देवास। इस स्पेसिफिक जगह से भी इनके सिक्के मिलते हैं। तो इतने रूलर आपको याद रखना है इस स्पेसिफिक डायनेस्टी के, और इन रूलर के स्पेसिफिक जगह जहां से मध्य प्रदेश से ये लोग बिलोंग करते थे, तो वहां पर इनके कॉइन्स मिले हैं जो बेसिकली ये इंडिकेट करते हैं कि इस स्पेसिफिक समय पे ये राजा इस क्षेत्र से बिलोंग करता था। ये सातवाहन वंश की बात चल रही थी। सातवाहन वंश का छोटा सा रोल मध्य प्रदेश में था, और वो बेसिकली था विदिशा और देवास के हिस्से के आसपास में। अगर नहीं समझ में आए तो तुक्का भी इसी एरिया में लगाना जिससे बाहर निकल के आंसर सही बने, कहीं दूसरी जगह मत चले जाना। बेसिकली बात चल रही है विदिशा और देवास का जो स्पेसिफिक रीजन है, उस रीजन में ये लोग आते थे और वहां के राजा को हरा के ये वापस अपने विदर्भ वाले एरिया में चले जाते थे, जो महाराष्ट्र का नॉर्दर्न वाला पार्ट लगता है उसकी बात। अब इसके बाद में थर्ड लेवल पर अगर आप इंपॉर्टेंट रूलर देखेंगे, वो देखेंगे इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक शासक जिनको बेसिकली बोला जाता है यहाँ पर शक क्षत्रप। हिंदी में आप एक वर्ड यूज करते हो शक क्षत्रप, शक क्षत्रप शासक। ये थर्ड नंबर पर इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे डायनेस्टी मिलेगी। अब अभी तक के ये दोनों जो थे ये बेसिकली जुड़े हुए थे हमारे भारत वाले हिस्से से, मतलब भारत के अंदर आंतरिक वाले पार्ट से। अब जो ये इंडो ग्रीक शासक हैं जिनको इंडो ग्रीक बोलते हैं, ये इंडो ग्रीक विदेशी थे जो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के एरिया से मध्य प्रदेश के अंदर आए थे। उत्तर पश्चिमी का जो बेसिकली एरिया है, सीमांत का जो एरिया है, वहां से ये लोग मध्य प्रदेश के और पूरे भारत के अंदर घुसे थे, और वहां पर इन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत में इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश में अपनी ब्रांचों को फैलाना शुरू किया। ये पूरे के पूरे सारे के सारे यहाँ पर विदेशी आगमन के सूचक हैं, जिसको बोला जाता है सबसे पहला शक क्षत्रप के रूप में। और इस शक क्षत्रप में आपको अलग अलग कैटेगरी मिलेंगी। फिर उसके बाद में यहीं पर आपको कुषाण राजवंश मिलेगा। कुषाणों में इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कनिष्क मिलेंगे, और फिर धीरे धीरे करके और भी अन्य डायनेस्टियां आपको यहाँ देखने मिलेंगी। तो सबसे पहली जो डायनेस्टी की बात चल रही है वो डायनेस्टी है शक क्षत्रप शासकों की डायनेस्टी। ये शक क्षत्रप जो थे बेसिकली पश्चिमी चीन का जो हिस्सा है, चीन का मैप अगर आप ऑक्सफोर्ड में देखेंगे, ऑक्सफोर्ड एटलस में अगर आप देखेंगे, तो चीन का जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है वहां पर कई कबीलियाई और जनजातीय स्थितियों के अलग अलग रूलर रहते थे, अलग अलग शासक रहते थे। वहां पर आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से नए देशों की ओर आगमन किया। तो जब भारत के अंदर आए तो उन्होंने अपनी नई नई ब्रांचों को बनाना शुरू किया। उसी में से एक ब्रांच थी शक क्षत्रप। यहाँ पे शक क्षत्रपों के बारे में बात चल रही है।
इनको हिंदी में बोला जाता है हिंद यूनानी। तो हिंद यूनानी शासकों में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट शासक थे उनका नाम है मिनांडर। मिनांडर के बारे में बात चल रही है। मिनांडर को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम है मिलिंद। मिनांडर का एक और नाम है जिसको बोला जाता है मिलिंद। मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं मिलिंद ने बेसिकली मिनांडर ने बौद्ध धर्म को धारण करने के बाद में अपना नाम रख लिया था मिलिंद। इनके सिक्के मध्य प्रदेश में आपको मिलते हैं बालाघाट वाली जगह। बालाघाट में आपको मिलिंद मिनांडर के स्पेसिफिक सिक्के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश में इनके सिक्के देखने को मिलेंगे आबरा। ये आबरा मंदसौर में पड़ता है। आबरा मंदसौर में पड़ता है। यहाँ पर भी आपको इनके सिक्के देखने को मिलेंगे। शक क्षत्रप शासकों में मिनांडर सबसे ज्यादा माइटेस्ट किंग के रूप में जाने जाते थे। फिर उसके बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म के इंपॉर्टेंट यहाँ से नाम चेंज किया अपना, मिनांडर से मिलिंद बना। और फिर मध्य प्रदेश में जब अपने आप को रूल किया तो इसके कुछ सिक्के यहाँ पर बालाघाट वाले और आबरा के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद आता है शकों का पीरियड। शकों के पीरियड में आप देखेंगे शकों ने मध्य प्रदेश क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग प्रणाली को डेवलप किया था। उस अलग अलग प्रणाली में दो इंपॉर्टेंट प्रणालियों के नाम से ये जाने जाते थे। पहली वाली प्रणाली के का नाम था क्षयरात वंश और जबकि दूसरी को जाना जाता था कार्दमक वंश के नाम से। तो ये जो शक है, शकों के केस में बोला जाता है शकों की दो अलग अलग ब्रांचें थी। दो अलग अलग ब्रांचेस में पहली थी जिसको क्षयरात वंश के नाम से जाना जाता था। पहली जो थी उसे क्षयरात वंश के नाम से जाना जाता था और इसका जो इंपॉर्टेंट संस्थापक था उसका नाम था नहपान। इसका हमारे मध्य प्रदेश में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है क्योंकि ये नासिक वाले रीजन में चले गए थे मध्य प्रदेश से होकर और वहीं से अपने पूरे के पूरे एम्पायर को रेगुलेट करते थे। हमारे लिए दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जुड़ता है कार्दमक वंश। ये कार्दमक वंश जिसका इंपॉर्टेंट संस्थापक था चष्टन। इसका इंपॉर्टेंट संस्थापक था चष्टन। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बेसिकली आगे चलकर अपनी राजधानी बनाएगा उज्जैन। इनिशियल फेज में ये बेसिकली पंजाब वाले रीजन में अपने एम्पायर को यहाँ पर सेटल डाउन करते हैं, अपने एम्पायर को पूरे का पूरा स्थापित करते हैं और उसके बाद लेटर मूव इनटू द एमपी रीजन। और उसके बाद में उज्जैन का जो स्पेसिफिक पीरियड है, उस उज्जैन का जो स्पेसिफिक रीजन है, उस रीजन में ये अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। तो चष्टन की बात चल रही है। कार्दमक वंश का जो मेन संस्थापक है ये चष्टन बेसिकली उज्जैन को अपनी राजधानी बनाता है। और इनके जो प्रमुख साक्ष्य हैं जिनको सोर्स बोला जाता है, शक की इंपॉर्टेंट साक्ष्य, या मैं एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख दूं स्रोत, तो वो स्रोत हमें यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। फिर इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट है खेरखेड़ी। खेरखेड़ी ये जगह शाजापुर में पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट शाजापुर हमारे मध्य प्रदेश में। वहां से जुड़ा हुआ इनका एक अभिलेख है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। शक क्षत्रपों के मैक्सिमम एविडेंस मध्य प्रदेश में उज्जैन वाले रीजन से मिले हैं। इसके बाद इस डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट पर्सन की बात चल रही है चष्टन। कार्दमक डायनेस्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन था चष्टन। इस चष्टन ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिक्के आपको दो इंपॉर्टेंट जगह से मिलते हैं, उज्जैन और शिवपुरी। उज्जैन और शिवपुरी से आपको इसके सिक्के देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे पूरे पोस्ट मौर्य पीरियड में, इस तरीके से आप देखेंगे पूरे पोस्ट मौर्य पीरियड में। और भी अभी इसके आगे और भी डायनेस्टी हैं जो आपको याद करना है, बट उनका रूप छोटा छोटा है। केवल डायनेस्टी मध्य प्रदेश की किस स्पेसिफिक साइट से बिलोंग करती है और कौन सा उसका इंपॉर्टेंट फाउंडर है उसका नाम याद रखना है। ज्यादा डिटेल उसकी नहीं है क्योंकि हमें कहीं से भी उसके सोर्स पता नहीं चलते।
और अगर कहीं से सोर्स पता चलेगा तो सोर्स का नाम हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो सोर्स भी आपका एक प्री का क्वेश्चन बन सकता है। बात चल रही है पोस्ट मौर्य पीरियड की। इस पोस्ट मौर्य पीरियड में बहुत सारे अलग अलग हैं। हम लोगों ने केवल शुंग वंश देखा, सातवाहन वंश देखा, क्षत्रप डायनेस्टी को देखा। अब उसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुषाण डायनेस्टी के बारे में। इस कुषाण डायनेस्टी में हम लोग बेसिकली सभी इंपॉर्टेंट रूलर कनिष्क के बारे में बात करेंगे कि क्या कनिष्क वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट रूलरों ने मध्य प्रदेश में आए थे, और अगर आए थे तो क्या एविडेंस हमें उसके मिलते हैं। फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट और डायनेस्टियां हैं, जैसे नागवंश, बोधि वंश, माघ वंश, वाकाटक। तो ये कुछ स्पेसिफिक डायनेस्टियां हैं जिसके बारे में हमें बात करना है। ये सारी डायनेस्टियों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम लोग बस केवल इतना ध्यान रखें, उत्तर मौर्य का जो पीरियड था, इसमें पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग रीजन में बहुत छोटी छोटी अलग अलग डायनेस्टियां बन गई थी। वो सारी डायनेस्टियों के इंपॉर्टेंट जगह और उनके नाम और उनके संस्थापक हमें याद रखना है। उसके बाद जब गुप्ता पीरियड आएगा तो गुप्तों के पीरियड में ये सारी डायनेस्टियों को गुप्त ऑक्यूपाई कर लेंगे, सबको एक्वायर करके एक पूरा का पूरा सेंट्रलाइज गुप्त पीरियड बनाएंगे। और गुप्तों के डिक्लाइन के बाद में जब गुप्तोत्तर पीरियड आएगा तो गुप्तोत्तर पीरियड में फिर से ये डायनेस्टियां इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, और इंडिपेंडेंट होने के बाद में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रूल करेंगी। बस फर्क केवल ये है कि उस समय पे ये डायनेस्टी ना होकर कुछ दूसरी डायनेस्टियों के नाम से जानी जाएंगी। तो पूरे इतिहास में यही क्रोनोलॉजी चलती है। तो अगर इंपॉर्टेंट रूलर है तो पूरी स्थिति सेंट्रलाइज फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और अगर इंपॉर्टेंट रूलर गया तो क्षेत्रीय शक्तियां स्वतंत्र होना शुरू कर देती हैं और डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और उस डिसेंट्रलाइज की प्रोसेस में बेसिकली अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्वायत्तता के केंद्र बनना शुरू हो जाते हैं। अगले लेक्चर में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से आगे के कुछ स्पेसिफिक रूलर और किस तरीके के अलग अलग डायनेस्टियां मध्य प्रदेश के किस किस जगह पर स्थित है। थैंक यू।